हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नॉलेज पे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लोकेलिटी फैक्टर विंड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। What actually wind is? So wind is nothing, it's a horizontal movement of air is termed as wind. Okay, हम यहाँ पे कुछ नेमिंग जो है, विंड को नेम हम लोग कैसे देते हैं, कुछ नेमिंग प्रोसेस है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि नॉर्दर्न विंड है या ईस्टर्न विंड है ना, साउदर्न विंड है। तो नाम हम लोग कैसे देते हैं कि जो विंड है वो जिस डायरेक्शन से चल के आ रही होती है उस डायरेक्शन पे हमें नेम दे देते हैं। मान के चलिए नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है। अगर जो विंड है आपकी ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल के आ रही है तो हम इसे इस जो जो विंड आ रही है इसे हम लोग वेस्टर्न विंड कहेंगे। ठीक है, अगर मान के चलिए नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है तो इस विंड को क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न विंड, है ना। तो जिस डायरेक्शन से वो चल के आ रही है तो उस डायरेक्शन को हम उसका नाम दे देते हैं। ठीक है, अब कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो कि डायरेक्शन को डिटेक्ट करती हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग विंड वेन कहते हैं, है ना। स्पीड मेजर जो करती है जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसे हम लोग एनीमोमीटर कहते हैं। जनरली से किलोमीटर पर आवर में मेजर किया जाता है ना। एक और इंस्ट्रूमेंट है जो कि अभी जो है साइंस जो रिसर्च पर्पस वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज में है, एनीमोग्राफ। ये क्या होता है एक्चुअली कि ये सेल्फ रिकॉर्डिंग होता है। ये इंस्ट्रूमेंट आप एक बार लगा दो, ये क्या है, खुद पे खुद जो है रीडिंग लेते रहती है और वो आपको पता चल जाएगा। अब कुछ टर्म्स हैं विंड से रिलेटेड, तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहली है एनाबेटिक विंड। तो एनाबेटिक विंड किसे कहेंगे कि ऐसे विंड जिसका मूवमेंट जो अपवर्ड डायरेक्शन में हो ड्यू टू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हमने पढ़ा था, कन्वेक्शन रेनफॉल, है ना, हीटिंग, जो हीट डिफरेंस के कारण होता है ना। किसके कारण होता है? हीट डिफरेंस के कारण, जो हमने देखा था, है ना। तो उसके कारण क्या होता था कि जो विंड है वो क्या होता था, वहाँ जो है लो प्रेशर क्रिएट हो जाता था और वो विंड जो है ऊपर की तरफ मूव करती थी। तो जो मूवमेंट है, जब एयर का मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा तो उसे हम लोग एनाबेटिक विंड कहेंगे, है ना। कैटाबेटिक विंड जो है ये टोटली अपोजिट है। अगर मूवमेंट आपका जो है कन्वेक्शन के कारण वो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है एयर का, तो उसे कैटाबेटिक विंड कहेंगे। विंड ब्लास्ट किसे कहते हैं? तो देखिए जनरली विंड ब्लास्ट जो है ये इंजरी को रेफर करता है। क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तेज हवा चलती है तो क्या है, जो पेड़ वगैरह हमारे जो वेजिटेशन है, क्या होता है कई बार उसके डाली वगैरह टूट जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, तो ये इंजरी जो होता है इसको हम लोग विंड ब्लास्ट से रेफर करते हैं। देन है विंड ब्रेक। विंड ब्रेक क्या है? जनरली हम लोग विंड जो ब्लास्ट वगैरह है और हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ विंड है उससे बचने के लिए हम लोग विंड ब्रेक क्रिएट करते हैं, है ना। जो कि क्या करता है, विंड के स्पीड को ब्रेक कर देता है, उसके स्पीड को स्लो डाउन करता है ना। तो ऐसा कोई भी हिंड्रेंस जो कि क्या है, विंड की स्पीड को घटाता है, उसको विंड ब्रेक कहेंगे। शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक जो है हम आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि हम एक शेल्टर क्रिएट कर देते हैं ट्रीज से, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा विंड है वो आ नहीं पाता और ये ट्रीज वगैरह जो है शेल्टर का काम करते हैं। यहाँ वाले एरिया को वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। देन है विंडफॉल। विंडफॉल क्या है? जनरली क्या होता है, जो तेज हवा चलती है, आंधी आती है, तो क्या ट्रीज वगैरह को क्या करते हैं, वो फोर्सिबली उखाड़ के चले जाते हैं, तो इसको हम लोग विंडफॉल कहते हैं। देन है विंड फार्म। विंड फार्म क्या है? कैपेबिलिटी है किसी भी ट्रीज की, वेजिटेशन की, कि वो उस जो स्ट्रॉन्ग विंड है उसके अगेंस्ट वो किस तरह डट के खड़ा रहता है, तो ये उसकी एबिलिटी है। विंड थ्रोन जनरली क्या है कि जो ट्रीज वगैरह को उखाड़ के फेंक दिया जाता है बाय द एक्शन ऑफ विंड, तो उसे विंड थ्रोन हम लोग कहते हैं। अब आइए हम कुछ बात करते हैं जो विंड्स की। तो मेजरली तीन तरह के विंड्स होते हैं, प्लानिटरी ट्रेड विंड, वेस्टर्नलीज एंड पोलर विंड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेगा हम ट्रेड विंड्स की। तो ट्रेड विंड किसे कहते हैं? ऐसे विंड जो कि आपके सब ट्रॉपिकल, है ना, सब ट्रॉपिकल लो, सॉरी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, सब ट्रॉपिकल यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट से ये मूव ऑन करती है। कहाँ पे? तो ये आपका मूव ऑन करती है लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटर के लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये जनरली ट्रेड विंड्स होती है। ईस्टर्नली वेस्टर्नलीज की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसकी जो मूवमेंट होती है ये आपको देखने को मिलेगी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू
हाँ लिख देता हूँ मैं, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, है ना। पोलर विंड्स की बात करें हम तो जनरली ऐसे विंड जो होते हैं पोलर हाई प्रेशर जो होता है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से मूव करते हैं, और ये जनरली काफ़ी वेरी कोल्ड विंड्स होते हैं। तो बेसिकली ये तीन विंड्स हैं, प्लानिटरी विंड्स। अब हम बात करेंगे विंड के इफेक्ट की, ये कैसे इफेक्ट करते हैं वेजिटेशन को, है ना। इनके इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑन वेजिटेशन, तो दो इफेक्ट हैं, एक तो बेनिफिशियल एक हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है। बेनिफिशियल इफेक्ट और हार्मफुल इफेक्ट को एक एक करके देखते हैं। बेनिफिशियल इफेक्ट में पहली जो बेनिफिशियल इफेक्ट है हमारी, कि जो विंड है वो अपने साथ साथ फ्रेश कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके आता है ना, ऑक्सीजन भी लेके आता है, नो डाउट। बट ऑक्सीजन जो है क्या, हम लोग ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, बट इन केस ऑफ वेजिटेशन और इन केस ऑफ ट्रीज उनको क्या चाहिए होता है, CO2 चाहिए होता है ना। और CO2 क्यों चाहिए होता है, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अगर विंड जो है अपने साथ फ्रेश CO2 लाएगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का जो रेट होगा क्या होगा, जो हमारा फोटोसिंथेसिस का रेट है ये अच्छा खासा होगा। जब फोटोसिंथेसिस का रेट अच्छा होगा तो क्या है, फूड बनेगा। फूड बनेगा अच्छा खासा तो क्या होगा, जो डेवलपमेंट है ना, जो हमारा डेवलपमेंट है वो स्पीड अप होगा, बूस्ट अप होगा। तो पहला बेनिफिक इफेक्ट ये है। दूसरा क्या है हमारा, कि यूजफुल इन पॉलिनेशन। अब जो हमने आपको बताया था कि पॉलिनेशन में कई सारे टाइप्स मैंने बताया था, जिसमें कि एक था एनिमोफिली। ये पॉलिनेशन थ्रू विंड जो होता है ना, पॉलिनेशन पॉलिनेशन थ्रू विंड, एनिमोफिली जिसे हम लोग बोलते हैं। तो विंड के द्वारा क्या पॉलिनेशन भी होता है, पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, है ना। तो दूसरा बेनिफिट इफेक्ट ये है। तीसरा है डिस्पर्सल ऑफ शीड। डिस्पर्सल ऑफ शीड क्यों जरूरी है, रीजनरेशन के लिए, है ना। सीड डिस्पर्स होगा तभी तो जो वेजिटेशन है उसकी स्पीसीज का क्या है, फिर से रीजनरेशन होगा। तो बेसिकली ये तीन जो है हमारे बेनिफिक इफेक्ट ऑफ विंड है। देन आइए हार्मफुल इफेक्ट में देखते हैं। हार्मफुल इफेक्ट में पहला जो हार्मफुल इफेक्ट है ये डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्या होता है, कि मान के चलिए एक ट्री है ना। अब क्या है, जो विंड की डायरेक्शन है, विंड जो चल रहा है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, और ये क्या है काफी, जो इसका स्पीड है काफी हाई, तो क्या होता है कि इस इस साइड पे ये जो फोर्स क्रिएट कर रहा है, प्रेशर जनरेट कर रहा है, इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो शेप है टिम्बर का वो क्या होता है आपका, डिफॉर्म हो जाता है ना। डिफॉर्म हो जाएगा, ये क्या, ये देखिए कर्व इस तरह जनरेट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो टिम्बर का क्वालिटी है, टिम्बर की क्वालिटी वो क्या होती है, वो डिग्रेड हो जाती है। टिम्बर क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी तो हमारा जो उस टिम्बर का मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू हमें मिलनी चाहिए वो लो हो जाएगी, है ना। तो ये सभी इसके जो है ये हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। दूसरा अगर हार्मफुल इफेक्ट की बात करें तो ये क्या है, अपरूटिंग ऑफ ट्रीज। अगर काफी तेज विंड चल रही है तो क्या करती है, ट्रीज वगैरह को क्या करेगी, अपने के साथ उखाड़ के लेके चली जाएगी। दूसरा वो हो गया। तीसरा हार्मफुल इफेक्ट क्या है, ब्रेकिंग ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, पेड़ वगैरह जो है उसके ब्रांचेस वगैरह तोड़ देंगे। चौथा है डॉफनेस, ठीक है। अब इसको समझते हैं। जो ट्रीज वगैरह है, मान के चलिए एक लोकेलिटी है ना, एक लोकेलिटी है, ठीक है। लोकेलिटी है तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि जो ट्रीज वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पे मान लीजिए ट्रीज वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। अब मान के चलो कि इस लोकेलिटी में जो आपका जो विंड स्पीड है ना, विंड का जो स्पीड है यहाँ पे जिस लोग, ये जो लोकेलिटी है हमारा, यहाँ जो विंड है इसका स्पीड काफी हाई रहता है, काफी हाई रहता है। तो यहाँ पे जो हमारा सीडलिंग है या सैपलिंग है, ये क्या होगा, ग्रो तो करेगा, बट ये क्या है, एक टर्म मैंने आपको उस दिन बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि एडेप्टेशन।
एडेप्टेशन क्या होता है कि ट्रीज अपने अकॉर्डिंग, अपने सर्वाइवल के अकॉर्डिंग क्या करता है, खुद को अडेप्ट करता है। तो यहाँ पे क्या मान के चलिए, यहाँ पे काफी ज्यादा मूवमेंट जो है, विंड मूवमेंट जो है, यहाँ पे काफी ज्यादा हाई मूवमेंट हो रही है। तो ट्रीज क्या करते हैं, ये अपने हाइट को जो क्या करते हैं ना, रोक देते हैं। इनकी जो हाइट है, ये क्या करते हैं, अपने हाइट को नहीं ग्रो करने के, हाइट को जो है वो अपना ग्रोथ जो रेट है उसको कम कर देते हैं। उसके बजाय वो क्या करते हैं, जो अपना गर्थ है ना, अपना जो गर्थ है, गर्थ जो है, वहां पे वो अपना एक्सपेंशन करने लगते हैं। तो जिससे क्या होता है कि आपको ड्रॉफनेस, ड्वार्फनेस जो है वो भी आपको देखने को मिलता है अपने वेजिटेशन में। तो ये सभी जो है ये किसके कारण होता है, ये विंड जो है, ये मेन जो है फैक्टर जो रहता है आपका डॉफनेस के कारण, डॉफनेस में वेजिटेशन का, वो विंड आपका रहता है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीज को अफेक्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीज को कैसे अफेक्ट करता है, इसके लिए आप मान के चलो ये एक स्लोपी एरिया, ठीक है। विंड डायरेक्शन अगर मान के चलिए इस डायरेक्शन में मूव ऑन कर रही है, ठीक है, वेजिटेशन वगैरह आपका यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ वेजिटेशन है, वेजिटेशन है यहाँ, ठीक है, ये वेजिटेशन है यहाँ पे। अब देखो आपकी जो विंड डायरेक्शन है, अगर सीड डिस्पर्सल होगा, मैंने बताया था सीड डिस्पर्सल बेनिफिट, बेनिफिट जो है विंड के क्या क्या है, डिस्पर्सल ऑफ सीड है ना। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड में क्या होता है, जो विंड जो है सीड डिस्पर्स करता है, ये क्या करता है, अपने हवा के द्वारा ये क्या करेगा, जो आपका जर्मिनेशन वो कहाँ करवाएगा, ये फुट जो है आपका स्लोपी एरिया उसके डाउन साइड करवाता है ना। ये डाउन साइड पे ये जो सारा आपका जर्मिनेशन आप यहाँ देखोगे, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो ट्रीज है, कहीं ना कहीं इसको भी ये इम्पैक्ट करता है आपका विंड, है ना। अब आगे क्या है, इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशन। ये ऑब्जर्व किया गया है ना, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ऐसे एरिया जहाँ पे विंड का स्पीड काफी ज्यादा है ना, विंड स्पीड जहाँ हाई है, वहाँ क्या देखा जाता है कि वहाँ ट्रांसपिरेशन रेट है वो भी हाई होता है ना। ये दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है कि विंड स्पीड, जो ट्रांस विंड स्पीड हाई है तो उस एरिया की ट्रांसपिरेशन रेट भी हाई है। ट्रांसपिरेशन रेट हाई होगा तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी हार्मफुल इफेक्ट है, ड्राइनेस जो है वो भी वेजिटेशन के लिए अच्छा नहीं है। देन आपका क्या है, प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन तो आपने देखा ही, बेसिकली जो एरिड रीजन है ना, एरिड रीजन, सब एरिड रीजन, वहाँ पे क्या है, विंड जो है वो काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता है, सॉइल इरोजन क्रिएशन करता है वो। इसके बाद है इफेक्ट ऑन फॉरेस्ट फायर, है ना। मान के चलिए अगर छोटी मोटी आग लगे हैं तो उसको तो आप बुझा देते हो, हवा से बुझा देते हो, बट इन केस ऑफ फॉरेस्ट फायर जहाँ पे कि काफ़ी आग लगा हुआ रहता है जनरली, वो क्या होता है कि आपका जो विंड है ना, अगर फायर आपकी इनिशियल स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में मीन्स कि काफ़ी छोटा सा, छोटा मोटा आ गया तो वो तो आप उसको हवा से बंद कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि एक बार जब आग पीक पकड़ लेता है ना, तो इधर वो फॉरेस्ट फायर हो या आग कहीं की भी हो, तो वो क्या होता है, वो आपका फायर जो है उसको क्या करता है, सॉरी, एयर जो है वो क्या करता है, उसको प्रमोट करता है ना, प्रमोट करता है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फायर ट्रायंगल में बता देता हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड। ये देखो, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक फायर, ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन आप पढ़ोगे तो उसमें भी ये टर्म आएगा, फायर प्रोटेक्ट, फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल में क्या होता है देखिए, मान के चलिए ये ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। यहाँ पे आपका ए जो है, यहाँ पे आप मान लो इग्निशन, इग्निशन टेम्परेचर,
यहाँ पे आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है, इसलिए इसे फायर ट्रायंगल से दिखाया गया। और फायर ट्रायंगल इसलिए क्योंकि जो फायर है इसके लिए ये तीन चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस फायर के लिए तीन चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला क्या? फ्यूल। फ्यूल में आप मान के चलो, अगर आपके पास जलने के लिए कोई भी सामान होना चाहिए, वुड हो जाए, कोल हो जाए, या कुछ भी हो, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट जो कि जलावन का काम करे, फ्यूल का काम करे, तो ये आपका फ्यूल हो गया। इसके बाद आपको एक इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप किसी भी चीज को बर्न करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, इग्नाइट होने के लिए, तो एक इग्निशन टेम्परेचर आपको चाहिए। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है, फैक्टर है, वो आपका एयर है। अगर एयर नहीं रहेगा तो फायर क्या है, वो प्रमोट नहीं कर पाएगा, और फिर जो है वो फायर आपका नहीं लगेगा, तो कंटिन्यू, है ना। यहाँ फायर तो मान के चलिए लग भी गया, तो क्या वो कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। तो अगर कंटिन्यू कंटिन्यू अगर फायर रखना है तो उसके लिए ये तीनों चीज जरूरी है। अगर ये तीन चीज कंटिन्यूअस सप्लाई आप कर रहे हो तो जो फायर है वो कभी नहीं बंद होगा, वो हमेशा जलता रहेगा, है ना। चलिए, तो ये थे हार्मफुल इफेक्ट। अब चलिए, चूंकि ये लास्ट वीडियो होने वाला है, इसके बाद हम लोग टोपोग्राफिकल, जो हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर है, टोपोग्राफिकल फैक्टर उसको देखेंगे। इस वीडियो के साथ हमारा जो क्लाइमेटिक फैक्टर का, जो आपका क्लाइमेटिक फैक्टर था, ये खत्म हो गया। इसके अलावा टोपोग्राफिकल फैक्टर बचा हुआ है, बायोटिक फैक्टर बचा हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बायो क्लाइमेट क्या है? अभी तक जो हमने जितने भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स पढ़े, ठीक है, जितने भी हम लोगों ने क्लाइमेटिक फैक्टर्स पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? तो हम लोगों ने पढ़ा आपका, एक सेकंड, हाँ, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा लाइट, ठीक है। देन हम लोगों ने पढ़ा टेम्परेचर। देन हम लोगों ने पढ़ा स्नो। देन हम लोगों ने पढ़ा फ्रॉस्ट। देन हम लोगों ने पढ़ा रेनफॉल। एंड इस वीडियो में हमने विंड को पढ़ा। तो हम लोगों ने क्लाइमेटिक फैक्टर्स में, जो पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? लाइट, सनलाइट में हम लोगों ने सनलाइट को देखा, टेम्परेचर को देखा, स्नो को देखा, फ्रॉस्ट को देखा, रेनफॉल को देखा, एंड विंड को देखा। तो दीज आर सम क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक है। अब ये सभी जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, इंडिविजुअली अपने स्तर से क्या करते हैं, जो जहाँ की जो वेजिटेशन है इंडिविजुअल की, वहां पे वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वेजिटेशन को इफेक्ट करते हैं। सभी के बारे में हम लोगों ने देखा, है ना। तो ये क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर साइट पे, है ना, किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी पे, ये सभी जब आपस में मिल जाते हैं, ये जो छो के छो फैक्टर हैं, ये सभी मिल जाते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को या तो बूस्ट करते हैं, या एक दूसरे को भी मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए, अगर लाइट आप मान के ले लीजिए, चलिए ले लीजिए क्लाइमेटिक फैक्टर, तो लाइट जब सन रेज पड़ेगा, सन का इंसुलेशन पड़ेगा, है ना, इंसुलेशन जितना ज्यादा होगा, यहाँ पे मान लीजिए अगर इंसुलेशन जितना ज्यादा होगा तो टेम्परेचर वहाँ क्या होगा, टेम्परेचर भी उतना ज्यादा होगा। तो ये सभी आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बूस्ट भी करते हैं, कम भी करते हैं, तो ये सभी आपस में मिलके मॉडिफाई हो जाते हैं। और इसी चीज को जब ये फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, मॉडिफाई होके किसी क्लाइमेट को, तो उस जो क्लाइमेट है हमारा, जो क्लाइमेट जहाँ बनता है वो क्रिएट करते हैं, उस क्लाइमेट को हम लोग बायो क्लाइमेट कहते हैं, है ना। अब देखिए, बायो क्लाइमेट जो है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कुछ फार्मूलाज हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज यहाँ पे मैंने लिख रखा है। यहाँ पे आपका ये देखिए, जो कुछ हमारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने फार्मूला दिया है, मूर हो गए हमारे, गॉसन है, गिंडल है। तो इन्होंने जो फार्मूला दिया है, इससे क्या निकलता है, देखिए पहला फार्मूला जो है P × D/100, ये जो है ये मूर द्वारा दिया गया है। इससे हमारा डिग्री ऑफ वेटनेस निकलता है किसी भी एरिया में, किसी भी लोकेलिटी में। अगर आपको डिग्री ऑफ वेटनेस निकालना है तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो, P × D/100। यहाँ P जो है ये आपका हो गया प्रेसिपिटेशन, ठीक है। यहाँ D जो हो गया ये नंबर ऑफ रेनी डेज बताता है ना। और आपका यहाँ जो E है,
ये आपको इवापोरेशन बताता है, ठीक है। तो P इंटू डी अपॉन 100, ये इससे डिग्री ऑफ वेटनेस हम लोग निकालते हैं। P अपॉन 27, इससे हम लोग ड्राइनेस इंडेक्स निकालते हैं किसी लोकेलिटी का, ये गॉसेन द्वारा दिया गया। इसके अलावा P इंटू डी अपॉन ई, इससे इकोलॉजिकल इंडेक्स निकलता है उस पर्टिकुलर साइट की, ठीक है। ये गिंडल द्वारा दिया गया है। इसके अलावा एक और है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेटिक इंडेक्स कहते हैं। अभी हम लोगों ने क्लाइमेटिक फैक्टर्स पढ़ा है ना। क्लाइमेटिक इंडेक्स क्या कहता है कि एक्चुअली ये एक नंबर है ना, जो कि क्या करता है, सारे क्लाइमेटिक डाटा को कंडेंस करके एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन के रूप में आप उसको लिख पाते हो, एक वैल्यू दे पाते हो। तो ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है जो कि ये पी अपॉन ई है, ठीक है। पी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पी हो जाएगा आपका प्रेसिपिटेशन, और यहाँ ये ई हो जाएगा आपका इवापोरेशन, ठीक है। तो ये आपके हो गए जो हमारा वीडियो है क्लाइमेटिक फैक्टर पे, जो हमारा वीडियो चल रहा आ रहा था, है ना। लोकेलिटी फैक्टर में हमने देखा जो आपका क्लाइमेटिक फैक्टर जो था हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर, ये आज इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियोस में हम टोपोग्राफिकल फैक्टर, देन बायोटिक फैक्टर को बारी बारी से देखेंगे। सो आई होप कि वे वीडियोस आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो हमने अभी बात करी थी, जो कमेंट्स आए थे कि जो आप में से बहुत लोग जेपीएससी जो है फॉरेस्ट रेंजर एंड एसीएफ के प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो चूंकि मैंने जो वेबसाइट पे सिलेबस देखा था उसमें वो एसीएफ में वो डिटेल में नहीं दिया हुआ था, हालांकि फिर आप में से एक ने हमें डिटेल सिलेबस जो है वो प्रोवाइड कराया। तो उस सिलेबस को मैंने देखा, एक्चुअली क्या है, वो जो सिलेबस है आपका वो कम्प्लीटली आईएफओएस की जो सिलेबस है और हमारा एसीएफ का जो सिलेबस यहाँ जेपीएससी ने रखा है, वो टोटल A to Z एकदम आपका सेम टू सेम है, ठीक है। ये पूरा सेम है ना। तो सिंपली हम लोग का जो स्ट्रेटजी है, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने देखा था कि क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, है ना, एसीएफ और रेंजर के लिए, जेपीएससी के लिए। तो बात वही है कि हम लोगों को क्या करना, बेस जो है हमारा वो आईएफएस का जो सिलेबस है, आईएफएस का जो सिलेबस है हमारा, उसको बेस मान के हम लोग टॉपिक्स वाइज हम लोग यहाँ लेक्चर्स देखेंगे, है ना। और फिर उसके साथ साथ हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी गेस करेंगे कि हाँ क्या जेपीएससी पूछ सकती है, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।